नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन। आज के क्लास में बात पुनः 12th क्लास के ज्योग्राफी अर्थात भूगोल की। भूगोल का पहला किताब ह्यूमन ज्योग्राफी, जिसे मानव भूगोल के मूलभूत सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं, उसका तीसरा एक्सरसाइज जनसंख्या संगठन पॉपुलेशन कंपोजिशन अभी चल रहा है और इसका यह दूसरा वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं मैं। दूसरे वीडियो में जो मुख्य टॉपिक हैं उसमें पहला जो टॉपिक है वो ग्रामीण नगरीय संगठन है, यानी रूरल अर्बन सेक्स कंपोजिशन है। उसके साथ ही विश्व में साक्षरता का क्या व्यवस्था है, साक्षरता का क्या महत्व है, उस पर चर्चा है। और तीसरा जो टॉपिक है वो है व्यवसायिक संगठन, यानी कि व्यवसाय के स्तर पर किस किस तरह से विश्व में व्यवस्थाएं हैं उसको पढ़ना है। तो सबसे पहले इस टॉपिक के अंतर्गत नगरीय, नगर किसको कहेंगे? जहां पर प्राथमिक क्रियाकलाप को छोड़कर द्वितीयक, तृतीयक या चतुर्थ क्रियाकलाप ज्यादातर देखने को मिलते हैं, यानी कि प्राइमरी सेक्टर का वर्क वहां देखने को नहीं मिलेगा, सेकेंडरी टर्शियरी सेक्टर का वर्क ज्यादातर देखने को मिलेगा। अब नगर जहां पर बहुत ज्यादा जनसंख्या घनत्व देखने को मिलता है, आधुनिक सुख सुविधाओं की व्यवस्था है, सघन आबादी हो और ज्यादातर सामाजिक जो सरोकार है, सामाजिक जो संबंध है वो ज्यादा प्रगाढ़ देखने को नहीं मिलता है, ऐसा इलाका जो है वो नगर कहलाता है। ऐसे इलाके को इंग्लिश में अर्बन रीजन बोलते हैं। अब ग्रामीण क्षेत्र कौन है? तो ग्रामीण क्षेत्र वैसा क्षेत्र है जहां पर प्राथमिक क्रियाकलाप ही ज्यादातर देखने को मिलता है, यानी कि जहां प्राथमिक क्रियाकलाप से जुड़े हुए वर्क ज्यादा देखने को मिलते हैं, द्वितीयक, तृतीयक या चतुर्थ क्रियाकलाप वहां देखने को नहीं मिलता, वैसे क्षेत्र को हम ग्रामीण क्षेत्र कहते हैं। यहां सामाजिक सरोकार बहुत ज्यादा होता है, जनसंख्या घनत्व कम देखने को मिलता है। अब जिनको ये पता नहीं है कि प्राथमिक क्रियाकलाप, द्वितीय क्रियाकलाप, तृतीयक और चतुर्थ क्रियाकलाप के अंतर्गत क्या क्या आता है, तो वो वीडियो में बने रहें, लास्ट में मैं बताऊंगा, क्योंकि लास्ट का टॉपिक उसी पर आधारित है। नगरीय ग्रामीण संगठन, अब इसके अंतर्गत किताब जब आप पढ़िएगा तो आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन पैदा होगा कि क्या इसके अंतर्गत पढ़ना है, बड़ा दुविधा वाली बात हो जाती है। तो इसके अंतर्गत आपको विश्व के विकास के आधार पर दो जो भाग हैं, जिसे एक भाग को हम विकसित देश कहते हैं और दूसरे भाग को अविकसित या विकासशील देश कहते हैं, उन दोनों के बीच जनसंख्या में लिंगानुपात में, खास करके अर्बन और ग्रामीण यानी कि शहर और गांव के लिंगानुपात में जो अंतर है उसी को पढ़ना है। तो समझिए, दो तरह के क्षेत्र पूरे विश्व में देखने को मिलते हैं, या तो नगरीय क्षेत्र होगा या ग्रामीण क्षेत्र होगा पूरे विश्व में। अब जिन देशों में नगरीय क्षेत्र ज्यादा हैं, नगर ज्यादा हैं, ज्यादा डेवलप हैं, बड़े बड़े नगर हैं और ज्यादातर लोग नगरों में ही रहते हैं, यानी अर्बन इलाके में रहते हैं, उस वैसे क्षेत्र को, वैसे देश को हम विकसित देश की कैटेगरी में रखते हैं। विकसित देश के लिए और भी क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ता है, लेकिन उसमें एक मुख्य क्राइटेरिया यह भी है कि उस देश में अर्बनाइजेशन यानी कि शहर में रहने वाले लोगों का परसेंटेज ज्यादा होता है। साथ ही एक तरफ का और देश देखिए जिसे हम विकासशील देश या अविकसित देश कहते हैं। इस तरह का जो कंट्री होगा, जो विकासशील होगा, अविकसित होगा, यानी डेवलपिंग कंट्री होगा या अनडेवलप कंट्री होगा, वहां पर ज्यादातर लोग गांव में निवास करेंगे और ज्यादातर आबादी गांव में ही देखने को मिलेगी, अर्बन इलाके में कम लोग निवास करेंगे। तो इसी के आधार पर लिंगानुपात को डिवाइड किया गया है। बिल्कुल सिंपल तरीके से समझिए, ये एक डाटा है, दंडारेख है, जिसकी मदद से सारी चीजों को समझना है। आपके किताब में भी होगा, एनसीईआरटी की सब किताबों में है। ये 2012 या 13 का आंकड़ा है। तो विकसित देश और विकासशील देश, इन दो देशों में ग्रामीण और नगरीय यानी अर्बन और रूरल लिंगानुपात अलग अलग देखने को मिलता है। जहां एक और विकसित देश जो हैं वहां पर रूरल एरिया में यानी कि ग्रामीण इलाके में
पुरुषों की संख्या अधिक देखने को मिलती है, वहीं शहरी इलाकों में महिलाओं की संख्या अधिक देखने को मिलती है। दूसरे तरफ विकासशील देश और विकसित अविकसित जो देश हैं वहां पर रूरल एरिया यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादातर महिलाएं देखने को मिलती हैं, यानी महिलाओं की संख्या ज्यादा होगी, और अर्बन यानी कि शहरी क्षेत्र में पुरुषों की संख्या अधिक होगी। इसको आपके पुस्तक में एक डाटा से समझाया है। जरा देखिए, ये 3, 4, 5 देश हैं। फिनलैंड है, कनाडा है, न्यूजीलैंड है, ब्राजील है, जिम्बाब्वे है और नेपाल है। इसमें आप देखेंगे तो फिनलैंड, कनाडा, न्यूजीलैंड और ब्राजील ये विकसित कंट्री हैं, डेवलप्ड कंट्री हैं। वहीं जिम्बाब्वे और नेपाल ये विकासशील या अविकसित देश के अंतर्गत आते हैं। तो यहां पर इस दंडारेख से यह समझना है कि समझ ही लीजिए, समझना क्या है समझ ही लीजिए। फिनलैंड जो है, फिनलैंड आप देख रहे हैं, ये 2 खड़ी पाई, एक खड़ी पाई है, ये बता रहा है प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की कितनी संख्या है, और नीचे वाला लाइन कंट्री का है, देश का है। अब देश में भी 2 कैटेगरी है, एक जो इस तरह का कॉलम है काटा हुआ, क्रॉस किया हुआ, वो नगरीय क्षेत्र को दर्शा रहा है, और जो बिल्कुल काटा हुआ नहीं है, सिर्फ सीधा सीधा लाइन है, वो ग्रामीण क्षेत्र को दर्शा रहा है। तो जरा समझते हैं, फिनलैंड ये विकसित देश है, और मैंने आपको बताया यहां पर कि विकसित देश में क्या आपको देखने को मिलेगा लिंगानुपात में, कि रूरल यानी कि ग्रामीण इलाके में पुरुष ज्यादा होंगे और अर्बन इलाके में महिलाओं की संख्या ज्यादा होगी। तो फिनलैंड एक विकसित देश है, और यहां पर आप देखिए कि ग्रामीण जो क्षेत्र है, ये ग्रामीण क्षेत्र में 986 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पर, वहीं शहरी इलाके में 1000 पुरुषों पर 1083 महिलाएं हैं, यानी महिलाओं की संख्या शहर में ज्यादा है पुरुषों की अपेक्षा, और गांव में पुरुषों की पुरुष की संख्या ज्यादा है, महिला कम है। तो विकसित देश जो हैं वहां पर आपको यही चीज देखने को मिलेगा कि गांव में पुरुष ज्यादा रहेंगे और शहर में महिलाओं की संख्या ज्यादा रहेगी। कनाडा का आंकड़ा देखिए, कनाडा के आंकड़े में भी वही चीज है कि गांव के क्षेत्र में यानी ग्रामीण क्षेत्र में 941 महिलाएं हैं 1000 पुरुष पर, यानी महिलाओं की संख्या 1000 पुरुष पर 941 है, महिला कम है। और शहरी इलाके में देखिए 1040 महिलाएं हैं, यानी कि महिलाओं की संख्या शहर में ज्यादा है। वहीं एक और विकसित देश है न्यूजीलैंड, इसमें भी वही देख रहे हैं आप, 935 ग्रामीण इलाके में 1000 पुरुषों पर 935 महिलाएं हैं, और शहरी इलाके में 1051 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पर। तो शहर में महिलाओं की संख्या ज्यादा है। ब्राजील ये भी एक विकसित दक्षिण अमेरिका का देश है, और यहां पर आप देख रहे हैं, यहां पर भी वही सिस्टम आपको देखने को मिलेगा कि गांव में 1000 पुरुषों पर 908 महिलाएं हैं। 908 लिखा हुआ है जी, नजर नहीं आएगा तो बोल भी रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में 908, 1000 पुरुषों पर 908 महिलाएं हैं, और वही शहरी क्षेत्र में 1000 पुरुषों पर 1063 महिलाएं हैं। तो शहर में महिलाओं की संख्या यहां भी ज्यादा है। अब दूसरा पक्ष देखिए कि जो देश अविकसित या विकासशील है, जैसे जिम्बाब्वे, ये अफ्रीकी कंट्री का एक देश है। जिम्बाब्वे का अगर आंकड़ा आप देखेंगे तो यहां पर ग्रामीण क्षेत्र में 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 1029 है, यानी कि ज्यादातर महिलाएं गांव में रह रही हैं। और पुरुषों की संख्या शहरों में देखिए, पुरुषों की संख्या जो है नगर में, महिलाओं की संख्या नगर में 1007 है, यानी कि नगर में भी महिलाएं हैं लेकिन ज्यादा महिलाएं जो हैं वो गांव में हैं, यानी 1000 पुरुषों पर गांव में 1029 महिलाएं हैं, और शहर में 1000 पुरुषों पर 1007 महिलाएं हैं। अब नेपाल का आंकड़ा देखिए, एशिया कंट्री का, भारत से बिल्कुल सटा हुआ जो उत्तर में देश है, इसका भी आंकड़ा वही है जो जिम्बाब्वे का है, या जिस तरह के जिम्बाब्वे का आंकड़ा है उसी तरह नेपाल का भी है। आप देख रहे हैं ये जो क्षेत्र है ये ग्रामीण इलाके में
1000 पुरुषों पर 1012 महिलाएं हैं। वहीं शहरी इलाकों में 1000 पुरुष पर 939 महिलाएं हैं। तो ये आंकड़े ये बता रहे हैं कि विकसित देश और विकासशील देश में शहर और गांव यानी नगर और गांव, अर्बन और रूरल इलाके में जो लिंगानुपात है वो अलग अलग देखने को मिलता है। जहां विकासशील देश में गांव में ज्यादातर महिलाएं रह रही हैं, वहीं विकसित देश में शहरों में महिलाएं ज्यादा रह रही हैं। ऐसा क्यों है, सवाल उठता होगा, ऐसा क्यों है? देखिए, विकसित देशों में ज्यादातर महिलाएं शहर में हैं, पुरुष गांव में हैं। ऐसा क्यों है? विकसित देशों में बड़े बड़े फॉर्म हैं। जैसे आप एक छोटा सा उदाहरण अमेरिका का लीजिए। अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका का, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का, वहां पर कॉर्न की खेती यानी मक्के की खेती बृहद पैमाने पर होती है। साथ ही गेहूं की भी खेती बृहद पैमाने पर होती है। बड़े बड़े खेत होते हैं और उनको खेती करने के लिए वो बिल्कुल आधुनिकतम कल पुर्जों का यूज करते हैं, बिल्कुल आधुनिकतम इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करते हैं। यहां तक कि दवाई भी वो छोटे छोटे जहाज हैं उनके, उसी से वो छींट देते हैं। तो अब ये काम जो है ये मेनली पुरुषों का है। संयुक्त राज्य अमेरिका में मेनली काम कृषि से संबंधित जो है वो पुरुषों का है, इसलिए गांव में ज्यादातर पुरुष ही देखने को मिलते हैं। महिलाएं जो है वो शहर की ओर प्रवास कर गई हैं। क्यों? क्योंकि शहर में उनके लायक अच्छे रोजगार हैं, उनके रहने की अच्छी व्यवस्था है, सुरक्षा बहुत ही उच्च क्वालिटी का है, यानी सुरक्षा की भावना, जो सुरक्षा का जो व्यवस्था है महिलाओं के लिए वो बहुत ही उच्च क्वालिटी का है। एजुकेशन महिलाओं में बहुत ज्यादा है, जागरूकता महिलाओं में बहुत ज्यादा है। तो इस तरह से विकसित देशों में आपको ग्रामीण इलाकों में पुरुषों की संख्या ज्यादा देखने को मिलेगी, वहीं अर्बन इलाके यानी कि शहरी इलाके में महिलाओं की संख्या ज्यादा देखने को मिलेगी। अब विकासशील देश का क्या कंडीशन है? क्यों विकासशील देश में ग्रामीण इलाके में महिलाएं ज्यादा हैं और शहर में महिलाएं कम हैं? विकासशील या विकसित जो देश हैं, यहां पर गांव में मुख्यतः जो कार्य है वो कृषि कार्य है, और जिसको प्राइमरी सेक्टर में जो आता है, प्राथमिक क्रियाकलाप में जो आता है, तो गांव में मुख्यतः कार्य कृषि से संबंधित होते हैं और जिसमें महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। तो इस कारण महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। ज्यादातर महिलाएं ग्रामीण क्षेत्र में कृषि कार्य में लगी हुई या पाई देखी गई हैं या मिलती हैं, जबकि पुरुष जो हैं वो प्रवास करते हैं, यानी कि पुरुष दूसरे शहरों में कमाने जाते हैं या बड़े बड़े शहरों में वो प्रवास करके कमाई करके लाते हैं, कमाने जाते हैं। तो इस तरह से अच्छा, और भी चीजें हैं कि विकासशील देश और अविकसित देश में शहरों में महिलाओं के सुरक्षा की कोई पुख्ता व्यवस्था नहीं है। साथ ही ऐसे देशों में महिलाएं कम पढ़ी लिखी हैं, रोजगार के अवसर महिलाओं के लिए बहुत ही कम हैं। साथ ही शहर में रहने में एक अच्छा लागत, एक अच्छा खर्च उठता है, और शहरों में रहना लागतपूर्ण है, शहरों में ज्यादातर पैसे खर्च होंगे। इस कारण विकासशील और अविकसित देशों में ज्यादातर महिलाएं आपको ग्रामीण क्षेत्र में देखने को मिलेगी, जबकि पुरुष की संख्या ज्यादातर मिलेगी शहरों में। तो इस तरह से ये आंकड़ा जो है, ये दंडा रेख जो है, इसी चीज की व्याख्या कर रहा है, इसी चीज को बता रहा है। देखिए, एक चीज से सारी चीजें जुड़ी हुई रहती हैं। एजुकेशन जहां का बहुत हायर रहेगा, वहां सारी व्यवस्थाओं में आपको उच्च क्वालिटी देखने को मिलेगा। जहां जागरूकता ज्यादा रहेगी, एजुकेशन ज्यादा रहेगा, औद्योगिकरण ज्यादा रहेगा, उन देशों में वो विकसित देश के कैटेगरी में आएंगे और वहां पर चीजें सारा उल्टा नजर आएगा विकासशील और अविकसित देशों की अपेक्षा। तो ये चीजें इसमें थी। अब बात आती है थोड़ी आंकड़ों की। अगर हम
नगरीय ग्रामीण लिंगानुपात को देखें या यूं देखें, नहीं यूं देखें कि पूरे विश्व में अर्बन इलाके यानी शहरी क्षेत्र में कितने लोग रहते हैं और ग्रामीण क्षेत्र में कितने लोग रहते हैं। तो देखिए इन वर्ल्ड 2017 का ये आंकड़ा है, विश्व में 4 बिलियन यानी कि 4 अरब लोग शहरों में रहते हैं, लगभग 56% लोग। वहीं 3.4 बिलियन यानी कि 3.4 अरब लोग गांवों में रहते हैं। अगर परसेंटेज में निकाले तो 44% लोग पूरे विश्व में गांव में रहता है। तो पूरे विश्व का जब आंकड़ा देखेंगे अर्बन और रूरल इलाके का, तो आपको सबसे ज्यादा संख्या अर्बन इलाके में बसते हुए दिखाई देगी, अर्बन इलाके में बसी हुई दिखाई देगी। तो ये कुछ फैक्ट्स थे, इसको याद कर लीजिएगा। आप भारत का भी आंकड़ा जान ही लीजिए। भारत का ये 2011 का आंकड़ा है, पिछले जनगणना का। यहाँ पर भारत में अर्बन जो लोग हैं यानी कि शहर में रहने वाले लोगों का संख्या 37.7% है। वहीं ग्रामीण क्षेत्र में 83.3% लोग रह रहे थे 2011 में। 2020 का अगर आंकड़ा देखें तो अर्बन इलाके में ये बढ़ के ये 37.7, हाँ, अर्बन इलाके में 34.93% लोग रह रहे हैं और ग्रामीण जो इलाका है वहां 65.07% लोग रह रहे हैं। तो ये कुछ आंकड़े थे, शायद आंकड़ा से प्रश्न कर दे, इसलिए आप ध्यान में रखेंगे। अब बाकी तो इसमें कुछ फैक्ट्स या कोई चीज समझने वाली नहीं थी। पूरे पुस्तक को पढ़ने के बाद हमारी समझ में यही चीजें आई हैं और हमें लगता है यही चीज है भी। यही चीज समझाने की कोशिश की गई है दंडारेख की मदद से और यही चीजें हैं। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आगे के टॉपिक पर हम चलते हैं। सॉरी, इस आंकड़े को जरा सा आप सुधार लीजिएगा। रूरल इलाके में 62.3% मतलब गांव में, और शहरी इलाके में 37.7% लोग रहते हैं 2011 के आंकड़े के अनुसार। बाकी 2020 का आप याद रखिएगा, यही चलेगा चूंकि ये काफी पुराना आंकड़ा है और यहाँ 2017 का मैंने दे रखा है। ठीक है, अगला टॉपिक साक्षरता है। साक्षरता ये किसी भी देश के सरकारी नीति, वहाँ के महिलाओं की स्थिति, वहाँ की अर्थव्यवस्था, वहाँ का रहन सहन का स्तर, इन सब चीजों पर साक्षरता का प्रभाव देखा जाता है। यानी साक्षरता जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। जहां भी साक्षरता आपको उच्च देखने को मिलेगा, हाई देखने को मिलेगा, वहां पर व्यवस्थाएं आपको ज्यादा सुदृढ़ और अच्छी देखने को मिलेंगी। साक्षरता का जो क्राइटेरिया है, आखिर साक्षर व्यक्ति कौन है, किसे साक्षर कहा जाए और कौन निरक्षर है, इसको लेके विकसित देश, विकासशील देश और अलग अलग जो विकसित, अविकसित, विकासशील देश हैं, इन सब में सबका अपना अपना क्राइटेरिया है, जिसके तहत कोई कोई देश ऐसा है जो ये मानता है कि जो व्यक्ति कुछ पढ़ रहा है, यानी कुछ पढ़ रहा है, कुछ लिख दे रहा है, वो साक्षर है। कुछ विकसित देश ऐसे भी हैं जो मानते हैं कि अगर आपने माध्यमिक, उच्च माध्यमिक की तालीम नहीं ली है, अगर आप उच्च माध्यमिक तक नहीं पढ़े हुए हैं, +2 तक नहीं पढ़े हुए हैं, तो आप साक्षर नहीं माने जाएंगे। कुछ देश ऐसे भी हैं जो सिर्फ व्यक्ति चीजों को समझने लगा, कुछ बोलने लगा अच्छी तरह से और कुछ हालात को और स्थितियों को समझ के उसकी बात कहने लगा, सुनने लगा, वैसे व्यक्ति को भी साक्षर मान लिया जाता है। लेकिन अपने देश का क्राइटेरिया थोड़ा सा दूसरे टाइप का है। हमारा देश भारत है और हमारे भारत में साक्षर उसी व्यक्ति को माना जाता है जो व्यक्ति 7 वर्ष या उससे अधिक आयु का हो और वो किसी भाषा की समझ रखता हो, उस भाषा को लिख सकता हो, उस भाषा को पढ़ सकता हो, वही व्यक्ति साक्षर माना जाएगा। यानी कि किसी भाषा को आप पढ़ रहे हो, समझ रहे हो, लिख रहे हो, तभी आप साक्षर माने जाएंगे। साथ ही आपकी उम्र 7 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए। अब निरक्षर कौन है भारत में?
किसको मानती है सरकार निरक्षर? तो अगर कोई व्यक्ति पढ़ सकता है लेकिन लिख नहीं सकता तो उसको सरकार निरक्षर मानती है, इलिटरेट मानती है। अगर 6 वर्ष के नीचे का बच्चा हो, यानी 7 वर्ष से नीचे का बच्चा हो, 6 वर्ष या उससे कम उम्र का कोई बच्चा है और वो कुछ लिखना पढ़ना जान गया है, स्कूल जा रहा है, 3 साल 4 साल से अब स्कूल भेजता है, तो लोग कुछ लिखना पढ़ना अगर जान गया है, फिर भी उसे सरकार साक्षर नहीं मानती, उसे निरक्षर के कैटेगरी में ही रखा जाता है। तो साक्षरता जो है, अलग अलग देशों में साक्षरता का जो पैमाना है, जिस पैमाने के तहत साक्षर व्यक्ति और निरक्षर व्यक्ति को अलग अलग किया जाता है, वो अलग अलग है। अब ये तो स्वाभाविक सी बात है कि जहां साक्षरता होगी अच्छी, वहां की हर व्यवस्था में अच्छाई देखने को मिलेगा। जिस भी देश की साक्षरता ऊपर है, ज्यादा है, 90%, 95% है, वो देश आपको विकसित देशों के कैटेगरी में मिलेगा। और जिन देशों का साक्षरता डाउन है, कम है, वो देश आपको अविकसित या विकासशील के कैटेगरी में देखने को मिलेगा। अब बात आती है कि साक्षरता को प्रभावित करने वाले बहुत से कारक हैं जो साक्षरता को प्रभावित करते हैं। पहला कारक जो है वो है अर्थव्यवस्था के प्रकार, यानी कि अगर किसी देश में व्यक्ति की साक्षरता दर ज्यादा है तो वहां की अर्थव्यवस्था उच्च क्वालिटी का मिलेगा, और जिस देश की साक्षरता दर नीचे है वहां की अर्थव्यवस्था में कृषि की प्रधानता देखने को मिलेगी। और जिस देश में साक्षरता बहुत ऊपर है वहां पर द्वितीयक और तृतीयक क्रियाकलाप, यानी कि औद्योगिकरण बहुत ज्यादा मिलेगा, और सेवा सेक्टर जो है उसका विकास बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। तो इन सारे चीजों को, यानी अर्थव्यवस्था देश की अगर आप समझ रहे हैं, देख रहे हैं, अच्छी देख रहे हैं, तो समझिएगा साक्षरता अच्छा होगा ही, या साक्षरता अच्छा है तो अर्थव्यवस्था अच्छा आपको देखने को मिलेगा। ज्यादातर द्वितीयक और तृतीयक क्रियाकलाप देखने को मिलेंगे। दूसरा है नगरीकरण, ये भी साक्षरता को प्रभावित करता है। जिस देश में नगरीकरण ज्यादा है, यानी कि शहरों की संख्या ज्यादा है, शहरों में ज्यादातर लोग रहते हैं, वहां ज्यादा आपको साक्षरता देखने को मिलेगी, वहां अच्छी साक्षरता देखने को मिलेगी। अगला है जीवन स्तर, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, यानी कि जिस देश का जीवन स्तर ऊंचा है, जो हायर, जिसको हम कहते हैं कि हायर सोसाइटी है, यानी कि जीने का जो स्तर है वो बहुत ही ऊंचा है, आधुनिक चीजों का लोग उपयोग करता है और आधुनिक तरीके से जी रहा है, तो वहां आपको साक्षरता ज्यादा देखने को मिलेगी। आप अमेरिका, यूरोप महादेश के बहुत सारे कंट्री को देख लीजिए, अमेरिका महादेश, उत्तरी अमेरिका महादेश के बहुत सारे कंट्री को देख लीजिए, ऑस्ट्रेलिया को देख लीजिए, यहाँ जीवन स्तर बहुत ही उच्च है, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड जो है वो बहुत ही हाई है, वहां आपको साक्षरता अच्छा देखने को मिलेगा। तो ये भी जीवन स्तर भी, ये भी साक्षरता को प्रभावित करता है। समाज में स्त्रियों की स्थिति, अगर जिस देश में स्त्रियों की समाज में स्थिति अच्छी है, स्त्रियां सशक्त हैं, स्त्रियों को रोजगार मिला हुआ है, स्त्रियां अपना अधिकार समझती हैं, स्त्रियों को प्रताड़ित नहीं किया जाता है, उस देश में स्त्रियों की साक्षरता, यानी कि या होल कहिए पूरी साक्षरता आपको अच्छा देखने को मिलेगा। कहता है लोग कि अगर एक लड़की पढ़ती है तो 2 घर में शिक्षा का जो उजाला है वो होता है। एक बेटा पढ़ेगा तो एक ही घर में शिक्षा का उजाला होगा, लेकिन एक लड़की पढ़ जाएगी तो वो 2-2 घरों को साक्षर बनाती है, 2-2 घरों में शिक्षा के अलग को जगाती है। तो समाज में अगर स्त्रियों की स्थिति खराब है, जिस भी देश में, वो चाहे विकसित हो, विकसित में तो नहीं होगा, विकासशील और अविकसित में स्त्रियों की स्थिति अगर खराब है, सामाजिक स्थिति खराब है, यानी कि उनको प्रताड़ित किया जाता है, उनको शिक्षा बेहतर नहीं दिया जाता, पोषण बेहतर नहीं दिया जाता, तो वहां आप देखेंगे कि वहां साक्षरता की जो दर है वो नीचे रहेगा, वहां साक्षरता कम देखने को मिलेगी। तो समाज में स्त्रियों की स्थिति को देख के भी आप साक्षरता के दर का आकलन कर सकते हैं, अर्थात समाज में स्त्रियों की स्थिति भी साक्षरता को प्रभावित करती है।
ये दो नहीं दिख रहा होगा आपको, आप नोट कर लीजिएगा, मैं बोल रहा हूं। घ अंग जो है वो यातायात और संचार है। जिस देश में यातायात अच्छा है, संचार कम्युनिकेशन का व्यवस्था अच्छा है, ट्रांसपोर्ट का व्यवस्था अच्छा है, वहां आपको साक्षरता अच्छा देखने को मिलेगा। क्योंकि ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन ये दो चीजें हैं जो साक्षरता को और ज्यादा विस्तारित कर देती हैं, और ज्यादा बढ़ा देती हैं, एक्सपेंडिव कर देती हैं। तो यातायात और संचार जिस भी देश में अच्छा है वहां साक्षरता अच्छी मिलेगी। सरकारी नीतियां, और सरकार की नीतियां अहम भूमिका निभाती हैं, साक्षरता दर को बहुत ज्यादा ये प्रभावित करती हैं। तो सरकार अगर नीति बनाती है जिसमें प्राथमिकता वो शिक्षा को देती है, ज्यादा बजट शिक्षा का बनाती है, ज्यादा ध्यान शिक्षा पर देती है, उस देश की साक्षरता अच्छा देखने को मिलेगा। और जिस देश में सरकार की नीतियों में साक्षरता या पठन पाठन या एजुकेशन पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं है, उसके पॉलिसीज में एजुकेशन के लिए बहुत कम बजट किया गया है, उस देश में आपको साक्षरता कम देखने को मिलेगी। तो सरकारी नीतियां भी प्रभावित करती हैं साक्षरता को। अब जरा सा एक और चीज समझिए, अपना भारत छूट गया था। भारत की बात करें तो भारत का साक्षरता जो प्रतिशत है वो 74.04% है। बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा। इतना बड़ा आबादी वाला देश और साक्षरता इतना कम, सरकार के लगातार प्रयास के बावजूद भी। खैर, तो भारत की साक्षरता जो प्रतिशत है वो 74.04, इसको याद कर लीजिएगा, एक नंबर का सवाल हो सकता है पूछते। भारत में जो सबसे ज्यादा साक्षर राज्य है, जहां पर साक्षरता का प्रतिशत बहुत हाई है, वो है आपका केरल, और वहां की साक्षरता है 93.91%। केरल में हायर एजुकेशन का स्तर है 93.91%। और अपना जो बिहार है वहाँ साक्षरता का लोएस्ट स्तर है पूरे भारत में। सबसे नीचे जो साक्षरता दर रखता है पूरे भारत के राज्यों में, वो है आपका बिहार। 63.82% साक्षरता है बिहार की, और ये सबसे नीचे है, सबसे हाईएस्ट केरल है। तो इन आंकड़ों को याद रखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट आप लेना चाहें तो ले लीजिए। अगले टॉपिक पर हम चलते हैं। विश्व की व्यवसायिक संरचना यह बताती है कि किसी देश का कार्य क्षेत्र कौन है या क्या है, किसी देश में ज्यादातर कौन से कार्य लोग कर रहा है, किसी देश में किसी देश की अर्थव्यवस्था जो है वो कृषि प्रधान है, उद्योग प्रधान है, या सेवा प्रधान है। तो देखा ये जाता है व्यवसायिक संरचना में, ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर ये देखा जाता है पूरे विश्व में कि कौन सा देश किस सेक्टर का कार्य ज्यादा कर रहा है, और उसका उस सेक्टर के हिसाब से उस देश का डेवलपिंग या डेवलप्ड या अनडेवलप्ड कंट्री डिसाइड किया जाता है। तो जब आप विकसित, विकासशील और अविकसित देश का कैटेगराइज करते हैं, या जो भी संस्थाएं इसको कैटेगराइज करते हैं, वो ये भी देखती हैं कि किसी देश में कौन से सेक्टर में ज्यादातर लोग कार्य कर रहे हैं। देखिए, पूरे विश्व में कार्यशील जो जनसंख्या का उम्र है वो 15 से 59 साल ही है। इसमें महिला और पुरुष दोनों शामिल है। ऐसा मत समझिएगा कि पुरुष 15 से 59 साल का ही खाली काम करता है और इसी से देश की तरक्की और विकास होता है, ऐसा नहीं है। महिला और पुरुष ये दोनों 15 से 59 साल के जो हैं, जो ये उम्र है 15 से 59 वर्ष का, यही कार्यशील जनसंख्या कहलाती है। यहां से क्वेश्चन 1 नंबर का पूछा हुआ है कि कार्यशील जनसंख्या का उम्र क्या होता है, तो 15 से 59 साल, ये ध्यान में रखिएगा। अब बात आती है कि पूरे विश्व में ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर के हिसाब से, यानी व्यवसायिक संरचना के हिसाब से 4 ही ऐसे सेक्टर हैं मुख्य, 4 ही ऐसे सेक्टर हैं, 4 ही ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें लोग काम कर रहे हैं पूरे विश्व में। आप किसी भी देश को ले लीजिए तो इसी 4 सेक्टर में से कोई एक सेक्टर या 2 सेक्टर के लोग जहां ज्यादातर कार्य करते हुए मिलेंगे। अब देखिए, 4 सेक्टर हैं, यानी 4 ऐसे क्रियाकलाप हैं, 4 ऐसे कार्य हैं। कार्य को, पूरे विश्व के कार्य को 4 भाग में मुख्यतः बांटा गया। पहला प्राथमिक क्रियाकलाप या प्राथमिक कार्य, इसको हम इंग्लिश में प्राइमरी सेक्टर या प्राइमरी वर्क बोल सकते हैं। अब प्राथमिक क्रियाकलाप
ऐसे क्रियाकलाप को कहते हैं, ऐसे कार्य को कहते हैं जिसका सीधा संबंध प्राकृतिक या नेचर से है। यानी प्राकृतिक का सीधे जो कार्य प्राकृतिक के सीधे दोहन से संबंधित है, उस कार्य को हम प्राथमिक क्रियाकलाप कहेंगे। जैसे कृषि, अब खेती बाड़ी कोई किसान करता है, वो सीधे खेत जो खेत की मिट्टी है वो नेचुरल है, प्राकृतिक है, वो उसमें पौधे उगाता है, उसमें अपने फसल उगाता है। वानिकी जो है, जो जितने वन क्षेत्र हैं, जो लकड़ी काटते हैं वन में, या वन की लकड़ियों पर उनका जीवन यापन, वन के कंद मूल फल खा के उनका जीवन यापन चल रहा है, वो व्यक्ति प्राथमिक क्रियाकलाप में लगे हैं। कोई मछली मार रहा है तो पोखरा कहाँ होगा? पोखरा जब भी होगा तो धरातल पर ही होगा, ना कि आसमान में होगा। धरातल पर होगा तो उसमें मिट्टी का अंश होगा, या प्राकृतिक से पानी का सीधा संबंध है, तो बिना पानी का पोखरा हो ही नहीं सकता है, या तालाब हो ही नहीं सकता है जिसमें मत्स्य पालन किया जा सके। तो प्राकृतिक का सीधा संबंध है जिस कार्य से, वो प्राथमिक क्रियाकलाप कहलाता है। जैसे खनन भी आपका आता है, उसमें माइनिंग जो होता है, खनन, जमीन के अंदर से कोयला या अवरक या सोना चांदी कुछ भी निकाल रहे हैं हम लोग, तो जो लोग उस खनन कार्य में लगे हैं उनको हम कहेंगे कि आप प्राथमिक क्रियाकलाप कर रहे हैं, आप प्राइमरी सेक्टर में काम कर रहे हैं, आपका वर्किंग जो है वो प्राइमरी है, प्राथमिक क्रियाकलाप आप कर रहे हैं। ठीक है, अगर मेरे पापा मछली मार रहे हैं या मछली का कारोबार किए हुए हैं, मछली पालते हैं और उसको फिर बेचते हैं, तो वो प्राथमिक क्रियाकलाप कर रहे हैं। अगर आपके पापा खनन कार्य में लगे हुए हैं, कोयला के खान में है, सोना के खान में है, या लकड़ी काटते हैं या खेती करते हैं, तो वो सभी व्यक्ति प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं। 1 नंबर का सवाल ज्यादातर यहां से पूछता है। वैसे इन सभी क्रियाकलापों पर आपको अलग से एक अध्याय इस किताब में दिया है, तो हड़बड़ाइएगा नहीं, आराम से हम पढ़ाएंगे और सब चीजों को और विस्तृत ढंग से आगे पढ़ाया जाएगा। प्राथमिक क्रियाकलाप, तो किसी भी देश में आप देखिएगा तो बहुत सारे जो अविकसित देश मिलेंगे आपको, जो अविकसित देश है या विकासशील भी काफी देश जो है, वहां पर प्राथमिक क्रियाकलाप में ज्यादातर लोग लगे हुए हैं। अपने भारत में भी कृषि कार्य में ज्यादातर लोग लगे हुए हैं। तो बहुत सारे देश जो अविकसित या विकासशील हैं, वहां पर ज्यादातर लोग प्राथमिक क्रियाकलाप कर रहा है, और ये पाया गया कि जो प्राथमिक क्रियाकलाप का क्षेत्र है या देश है, उसमें उसका बहुत ज्यादा विकास नहीं हो पा रहा है, या वो बहुत ज्यादा विकसित नहीं है। ठीक है, कुछ खाड़ी देशों को छोड़ दिया जाए तो, जहां पर तेल का बहुत ज्यादा खनन है। अब आते हैं आगे द्वितीय क्रियाकलाप, सेकेंडरी सेक्टर इसको बोलते हैं। द्वितीय क्रियाकलाप में आता है मुख्यतः विनिर्माण का कार्य, यानी कि जितने उद्योग धंधे हैं विश्व में, वो सब के सब द्वितीय क्रियाकलाप में हैं। अब जिस देश में उद्योग धंधा यानी कि औद्योगिकरण बहुत ज्यादा हो रखा है, उद्योग धंधों से ज्यादा लोग पैसा कमा रहे हैं, या उनके जीविका का साधन जो है वो उद्योग धंधा है, उस देश का विकास ज्यादा देखने को मिलेगा, वो देश आपको ज्यादा विकसित देश मिलेगा। तो ऐसे भी समझ सकते हैं कि खेती बाड़ी जो कर रहा है ना, वो प्राथमिक हो गया। खेती बाड़ी से मान लीजिए मेरे पापा गेहूं उपजाया, गेहूं उपजा के किसी व्यापारी को दे दिए, और वो व्यापारी ले गया अपने फैक्ट्री में, उद्योग बड़का फैक्ट्री बैठाया हुआ है, वो उस गेहूं से 3-4 रंग का आइटम बना दिया, वो आटा बना दिया, मैदा बना दिया, सूजी बना दिया, चोकर बना दिया, अब बना के बेच रहा है। तो वो जो उद्योग है, आधार यही होता है, प्राथमिक क्रियाकलाप वाला ही, लेकिन उसमें फायदा ज्यादा है। अब आप देखते होंगे खेतीबाड़ी करने वालों की स्थिति खराबे रहती है, जबकि जो उद्योग धंधा खोले हुए, फैक्ट्री वगैरह खोले हुए है, उसका ज्यादा चकाचक रहता है। खैर, तो द्वितीय क्रियाकलाप में उद्योग आ जाते हैं। अब तृतीय क्रियाकलाप, टर्शियरी सेक्टर। तृतीय क्रियाकलाप या तृतीय जो क्षेत्र है, टर्शियरी जो सेक्टर है, उसमें मुख्यतः सेवा क्षेत्र आता है। जितना लोग आपको सेवा दे रहा है, वो सब का सब तृतीय क्रियाकलाप कर रहा है, वो सब का सब लोग टर्शियरी सेक्टर में काम कर रहा है। आज विश्व में जितने विकसित देश आपको मिलेंगे, वहां पर ज्यादातर लोग तृतीय सेक्टर में काम कर रहे हैं, और नहीं तो द्वितीय सेक्टर में काम कर रहे हैं। तो द्वितीय और तृतीय सेक्टर में ज्यादातर विकसित देशों में लोग काम कर रहे हैं, इसीलिए वो विकसित हैं। अब देखिए, सेवा क्षेत्र आप ऐसे समझिए, जितना भी हवाई जहाज, ट्रांसपोर्ट का जितना भी साधन है, वो सब का सब सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। संचार का ये एयरटेल, एयरसेल, जियो, वोडाफोन, ये सब जो है, ये सब आता है सेवा क्षेत्र के अंतर्गत। उसके बाद आपको वकील साहब
सेवा देते हैं, बदले में पैसा लेते हैं। डॉक्टर साहब सेवा देते हैं, बदले में पैसा लेते हैं। तो जो भी आपको सेवा देता है, बदले में पैसा लेता है, वो सब सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अब आप फ्लिपकार्ट पे कोई जूता चूज करते हैं और वो जूता आके पहुंचा जाता है, बदले में पैसा ले रहा है ना, तो सेवा दे रहा है, बदले में पैसा ले रहा है। ये सेक्टर इस समय सबसे ज्यादा विकास पर है पूरे विश्व में। और जिस देश में इस सेक्टर का विकास बहुत ज्यादा है, वो देश सबसे ज्यादा विकसित है। अब आते हैं चतुर्थ क्रियाकलाप। ये चौथा क्रियाकलाप खोपड़ा वाला है। खोपड़ा वाला मतलब माइंड वाला काम है। चतुर्थ यानी कि क्वाटरनरी जो सेक्टर है, इसमें मुख्यतः अनुसंधान करने वाले और वैचारिक विकास वाले लोग शामिल होते हैं। विश्व में या हर एक देश में आप देखिएगा तो कुछ ही ऐसे व्यक्ति हैं जो अनुसंधान और वैचारिक विकास के काम को कर रहे हैं। अनुसंधान मतलब साइंटिस्ट है और वैचारिक मतलब वो बहुत बड़ा थॉट देने वाला है, नया नया। जैसे आप पढ़ रहे थे इमैनुअल कांट या रेटजेल, रीटर, ये सब नया नया कॉन्सेप्ट देता है, नई नई चीजों को बताता है। तो वैसे लोग या जो जितने भी साइंटिस्ट हैं वो सभी के सभी चतुर्थ क्रियाकलाप में आते हैं। यही लोग नीति नियंता हैं, यही लोग मार्गदर्शक हैं, यही लोग नई व्यवस्था को डेवलप करता है, नई चीजों को मार्केट में ले आता है। तो ये चतुर्थ सेक्टर हो गया। तो यही चार तरह के सेक्टर जो हैं, चार तरह के जो क्रियाकलाप हैं, वो किसी न किसी विश्व में आपको देखने को मिलेगा। उसमें से आप ध्यान में रखिएगा, द्वितीयक, तृतीयक और साथ ही चतुर्थ, ये तीनों जो क्रियाकलाप है ये ज्यादातर विकसित देश में देखने को मिलेगा। इस सेक्टर में ज्यादातर मतलब द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थ सेक्टर में ज्यादातर लोग काम करेंगे विकसित देश में, जबकि अविकसित और विकासशील देश में ज्यादातर प्राथमिक क्रियाकलाप लोग करते हैं, प्राथमिक सेक्टर में लोग काम करते हैं। तो ये था आपका ये अध्याय। अब इसमें कुछ है नहीं, अब आगे इसका क्वेश्चन आंसर वगैरह करवाऊंगा। पिछले एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन आंसर बाकी रह गया है, तो मैं कोशिश करूंगा कि अगले वीडियो में पिछले यानी कि 2 एक्सरसाइज और 3 एक्सरसाइज दोनों का क्वेश्चन आंसर करूं और उसको एनालाइज करूं, अगर संभव हो पाया तो। नहीं तो अलग अलग भी वीडियो बनाऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।